हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। जो मैंने पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसकी सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें आज सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के प्लीज देखिए। उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, सीधे सीधे मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है, क्योंकि इसमें वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीपीएससी में, यूपीएससी में और आरओ में। ठीक है, तो ये जो है सेकंड टॉपिक, देखिए जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम लोगों को पढ़ना है 5 हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो लेक्चर था उसमें भी हम लोग 5 से 6 टॉपिक पढ़े थे, जो कि पूरा पढ़े थे हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलपमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़े थे, 1935 पढ़े थे, सारे जितने एक्ट थे, चार्टर एक्ट सारे पढ़े थे। तो वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में मतलब हर साल ही आता है उससे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के प्लीज देखिए। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला क्या है, साइमन कमीशन 1927 में आया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा जो है उसके बाद आया नेहरू रिपोर्ट, जब साइमन कमीशन का मतलब क्या करते हैं, अपोज करते हैं सब लोग। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आता है 1928 में। फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आएगा। और फोर्थ टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे गैप रहेगा। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कैसे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उसको फ्रेमिंग, उसको फ्रेम कैसे किया गया, उसको कैसे बनाया गया, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा जो पांचवा लास्ट टॉपिक है वो फंक्शन है, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो जो लिया गया है वो किस किस देश से लिया गया है, वो चीज़ है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी, कितनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, पहली कब हुई, लास्ट कब हुआ, ये सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है साइमन कमीशन, 1927 में आया था। अब देखिए साइमन कमीशन 1919 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, इसी में बोला गया था कि 10 साल बाद क्या होगा, 1929 में साइमन कमीशन आएगा। लेकिन वो 2 साल पहले ही आ गया, 1927 में आ गया साइमन कमीशन। ठीक है, अब ये जो थे साइमन कमीशन, इसका नाम इसलिए साइमन पड़ा क्योंकि सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप मतलब चेयर मेंबर उसके सर जॉन साइमन थे, उन्हीं के नाम पे ये साइमन कमीशन इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो 7 मेंबर की स्टैचुरी कमीशन थी एक, ये आया पूरा। इसमें जो सारे 7 मेंबर थे, मतलब जो सातों मेंबर थे वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स थे, उसमें एक भी इंडियन नहीं थे। इसलिए इसका बहुत बड़े लेवल पे क्या हुआ, अपोजिशन किया गया, मतलब कि विरोध किया गया इसका, कि भाई अब इसमें कोई भी इंडियन नहीं है। अब बनाया जा रहा है इंडिया के लिए, मतलब किया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, तो इसलिए इसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध किया गया। ठीक है, तो हुआ क्या फिर उसके बाद, यहाँ पे देखिए ऑल द मेंबर कमीशन वे ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज इंडिया बाइकआउट द कमीशन। तो इसमें बाइकआउट किया गया, बड़े लेवल पे विरोध किया गया। फिर उसके बाद अब देखिए इसमें ये पूछ लेता है कि कौन, जैसे सारी जो जितनी पार्टियां थी उस टाइम इंडिया में, सबने क्या किया था, बाइकआउट किया था। बस 2 पार्टी ऐसी थी जिसने बाइकआउट नहीं किया था, सपोर्ट किया था। तो ये थोड़ा यूनिक हो जाता है, तो एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बाइकआउट इट वेयर, देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, जबकि जस्टिस पार्टी ऑफ साउथ इंडिया इसने सपोर्ट किया था इस एक्ट को, साइमन कमीशन 1927 को। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग, इन लोगों ने क्या किया था, बाइकआउट किया था, जबकि जो जस्टिस पार्टी ऑफ साउथ इंडिया थी उसने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन 1927 में जो आया था। फिर उसके बाद क्या होता है, जो लॉर्ड ब्रिकनहेड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द कमीशन, क्लीमेंट एटली, उस टाइम जब ये कमीशन आया था तो उस टाइम क्लीमेंट एटली क्या थे, मेंबर थे इस कमीशन के, जो कि जब हमारा जो आज़ाद हो रहा था भारत 1947 में, उस टाइम ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। वही चीज़ यहाँ लिखा है, ही कुड लेटर बिकम ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जब 1947 में आज़ादी मिल रहा था उस टाइम ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के। और उसके पहले अब ये क्या थे, 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसमें ये मेंबर थे। ठीक है, तो 7 मेंबर कमीशन था, स्टैचुरी कमीशन था ये एक तरह से। उसमें क्या, सर जॉन साइमन थे, क्लीमेंट एटली थे, और भी लोग थे। ठीक है, तो ये चीज है। इन लाहौर लाला लाजपत राय हु वाज लीडिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय थे वो विरोध कर रहे थे, उसमें धरना प्रदर्शन पूरा चल रहा था। तो उसमें हुआ क्या कि ब्रूटली लाठीचार्ज, यानी कि जो पुलिस बहुत बड़े लेवल पे लोग विरोध कर रहे थे बैठ के, उसमें क्या हुआ कि लाठीचार्ज की वजह से, मतलब इतना इनको लाठी इनके ऊपर पड़ा, यानी कि इनको इतनी मार पड़ी कि इनकी मृत्यु हो गई उसी लाठीचार्ज से। ठीक है, ही डाइड लेटर एयर ड्यू टू इंजरीज सस्टेन। तो इसमें क्या होता है, लाठीचार्ज की वजह से ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है,
1928 में जब ये 1927 में साइमन कमीशन आता है, इसको क्या करते हैं, पूरी जितनी पार्टियां रहती है बस जस्टिस पार्टी को छोड़ के सब लोग विरोध करते हैं। तो उसके बदले में जो लॉर्ड ब्रिकनहेड रहते हैं वो क्या कहते हैं, वो चैलेंज करते हैं इंडिया को कि आप बना के लाओ कुछ, ठीक है, आप फ्रेमिंग करके लाओ कि कैसे बनाओगे। तो उसके विरोध में आया नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, इसके किसके उसमें लीडरशिप में आया, तो ये मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में आया। मतलब मोतीलाल नेहरू जो थे इसके मेन थे। तो साइमन कमीशन वाज वेहमेंटली अपोज्ड बाय इंडियन स्पेशली द कांग्रेस पार्टी, द लैक ऑफ सिंगल इंडियन इन द कमीशन। मतलब इसमें जो 7 मेंबर की कमीशन बैठी थी, स्टेचुरी कमीशन था, उसमें एक भी इंडियन नहीं थे, ठीक है। तो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड ब्रिकनहेड चैलेंज, तो ब्रिकनहेड ने चैलेंज किया कि आप बना के कुछ लाओ, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट आया इसके बदले में, ठीक। और ऑल द पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, द कमेटी अपॉइंटेड विद द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो नेहरू रिपोर्ट आया ये किस लिए आया, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, बनाना, कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसके लिए नेहरू रिपोर्ट आया, ठीक है। दिस कमेटी वॉज हेडेड बाई मोतीलाल नेहरू एंड विद जवाहरलाल नेहरू एज अ सेक्रेटरी। तो ये पूछ लेता है कि नेहरू रिपोर्ट को हेड किसने किया था, तो ये जो कमेटी बैठी थी इसके हेड जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे, और सेक्रेटरी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो ये चीज है, इसी के नाम पे नेहरू रिपोर्ट पड़ा, ठीक है। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बस एक चीज याद कर लीजिए, देखिए यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज केम इनटू फोर्स ऑन 18 जुलाई 1947। तो कब फोर्स में आया, 18 जुलाई 1947 में आया, ठीक है। डिवाइडेड ब्रिटिश, अब क्या हुआ, जो पहले क्या था, ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी जो था उसको डिवाइड कर दिया गया 2 न्यू स्टेट में, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी था उसको क्या किया गया, इंडिया और पाकिस्तान 2 नए स्टेट में डिवाइड कर दिया गया, विच वेर टू बी डोमिनियन अंडर द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यानी कि देखिए कॉमनवेल्थ गेम भी होता है, तो उसमें वही कंट्री ज्यादातर, मतलब अब तो सबके लिए खुला है, लेकिन अभी तक भी वही कंट्री है जो कि ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर, मतलब ब्रिटिश का उस पर कब्जा रह चुका है, उसमें आते हैं, ठीक है। Until their constituents come into effect, the Constituent Assembly was divided into 2 separate states. अब यही चीज इसमें बोला गया है कि इंडिया और पाकिस्तान 2 नए स्टेट में ये परिवर्तित कर दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, ठीक है। अब इसके हेड कौन थे, तो जो इंडिया और पाकिस्तान के को डिवाइड किए वो थे सर, मतलब वो जो लाइन था उसको डिवाइड करने के लिए, तो सर इनका रेड क्लिफ थे, इनका नाम याद कर लीजिए, पूछ लेता है। तो सर सारी रेड क्लिफ ये थे इनके, जो कि इंडिया, देखिए इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को डिवाइड किए थे, ये चीज बॉर्डर लाइन, ठीक है। तो ये सर रेड क्लिफ थे, ठीक है, बस इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया। ये पूछ लेता है कि डोमिनियन इंडिया के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और पूछता है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जब आजाद हो गया इंडिया, उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे श्री राजगोपालाचारी, ये चीज है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आप लोग स्किप कर सकते हैं ये, ठीक। फिर आता है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना, सबसे पहले ये आइडिया किसके अंदर आया, ठीक है, कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा भी संविधान अलग बनना चाहिए। तो ये पहले इंसान थे, इनका नाम था एम एन रॉय। 1934 में 34 में इन्होंने एक आइडिया रखा कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, उसके लिए हमें एक असेंबली बनाना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर हमें बैठक करनी चाहिए। फिर उसके बाद और भी जो सारे देश हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को हमको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर उसे समझ के जो चीज उसमें से अच्छा हो उसको निकाल के अपने एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। ये चीज पहली बार आया था 1934 में, एम एन रॉय ने किया था, मतलब ये आइडिया पेश किया था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिमांड और द फर्स्ट, अब देखिए, अब ये उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1934 में, तो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखिए ये रखा गया, पहली बार आइडिया आया 1934 में, ठीक। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनना चाहिए, तो इसके डिमांड को पहली बार ब्रिटिश ने कब क्या किया, एक्सेप्ट किया, कब माना, तो ये अगस्त ऑफर 1940 में जो आया था उसमें माना, ठीक है। तो ये कब ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, 1940 में किया गया। हाउएवर इट वाज क्रिप्स मिशन that the British accepted for the Constituent Assembly consisting entirely of Indians.
अब क्या होता है, देखिए अगस्त ऑफर 1940 में आता है। इसमें क्या होता है, पहली बार एक्सेप्ट किया गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब क्रिप्स मिशन आता है, उसमें क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। उसमें पूरे इंडिया में मतलब ये कहे मान ब्रिटिश के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये पूरे इंडियन के लिए रहेगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज सेट अप इन नवंबर 1946। तो 9 नवंबर जो पहली बैठक हुई थी, देखिए एक्सेप्ट जब किया गया था तो वो 9 नवंबर को किया गया था, ठीक है। पहली बैठक हुई थी 11 नवंबर 1946 को, ठीक। तो ये चीज है। फिर ये जो 1946 में क्या आया था, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही नवंबर 1946 में पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठक हुई थी, ठीक है। तो पहली सिटिंग कब हुई थी, नवंबर 1946 में हुई थी। ये चीज याद कर लीजिए। कभी कभी देखिए ये हिस्ट्री में आ जाता है क्वेश्चन कि अगस्त ऑफर दे देगा, कैबिनेट मिशन दे देगा और क्रिप्स मिशन दे देगा आपको, ठीक है। और क्या करेगा, आपको इधर ईयर दे देगा, 1940 दे देगा, 1942, 1946, 1945, ठीक है। आपको क्या करना होगा, उसको मैच करना होगा, अरेंज करना होगा। तो ये ईयर भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद होता क्या है, द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इनडायरेक्ट। तो ये भी पूछ लेता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसमें कुछ लोग चुन के आए, तो वो जो चुन के आते थे वो डायरेक्ट इलेक्शन होता था, नहीं, इनडायरेक्टली वो चुन के आते थे, ठीक है। देयर वॉज टोटल 389 मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था उसमें टोटल कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे, जिसमें से कि 296 वेयर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। तो जो प्रोविंशियल यानी हर राज्य में भी जो असेंबली होता था उनके द्वारा जो चुन के आए थे उसमें से वो थे 296 लोग थे, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे अभी भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा में, वैसे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे था, ठीक है। तो 296 लोग जो कि प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा चुन के आए थे, और रेस्ट वेयर द नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। तो उस टाइम भी प्रिंसली स्टेट था, जो राजा महाराजा का था, जैसे राजस्थान का था पूरा स्टेट, ठीक है। तो वहां पे प्रिंसली स्टेट से, और पूरा हैदराबाद का था, ठीक है, निजाम पूरा। तो वो लोग प्रिंसली स्टेट से, और जितनी भी सीट बची यानी 389 में 296 तो चुन के आए प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा, और जितने बचे वो लोग नॉमिनेट किए गए, प्रिंसली स्टेट के जितने भी लोग थे उनको नॉमिनेट किया गया। ये चीज पूछ लेता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज रिड्यूस 299 आफ्टर द पार्टीशन। जब पार्टीशन होता है उसके बाद क्या होता है, 299 कम कर दिया जाता है। पहले 389 रहता है, फिर उसके बाद पार्टीशन के बाद 299 कर दिया जाता है। इट फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड 9 दिसंबर 1946। तो पहली जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, विद द सच्चिदानंद सिन्हा एज द इंटरिम प्रेसिडेंट। तो देखिए इंटरिम प्रेसिडेंट मतलब आंतरिक जो राष्ट्रपति थे वो बने थे। क्यों? क्योंकि ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये सबसे सीनियर थे उस टाइम, ठीक है। तो इंटरिम प्रेसिडेंट बने। फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो रहते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा ये उनको पद दिया जाता है। तो उस टाइम जो इंटरिम प्रेसिडेंट बने ये सबसे ज्यादा वृद्ध व्यक्ति थे उस टाइम, सीनियर थे, तो इससे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो पहली मीटिंग कब हुई, तो वो हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, याद कर लीजिएगा। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, वहां पे 11 दिसंबर को, ठीक है। और पहले जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कुछ पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एन रॉय इंपॉर्टेंट है कि पहली बार आइडिया किसने लाया, तो एम एन रॉय ने लाया। कब लाया? 1934 में। अगस्त ऑफर कब आया? 1940 में आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। तो ये सब जो प्लान है वो याद कर लीजिए, ये आ जाता है ईयर सीधे सीधे। फिर उसके बाद यहाँ पे पहली मीटिंग कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 में हुई। पहले इंटरिम प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। ये चीज है। ऑन द 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। तो पहले जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद बनते हैं पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, पहले जो यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, यही बाद में जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, ये वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। जो हम लोग प्रियम्बल लर्न करते हैं ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लाया गया था। उस टाइम ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, बाद में जाकर के ये इसको प्रियम्बल बना दिया गया, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाई डॉक्टर वी आर अम्बेडकर एज अ चेयरमैन। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसको, उसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। तो एक चीज याद कर लीजिए, पहले प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया।
तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो बैठी थी उसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे, और वो थे चेयरमैन बोल सकते हैं इनको, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 18 days टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये पूछ लेता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने दिन में बन के तैयार हुआ, मतलब कितने साल लगे उसमें। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ये चीज याद कर लीजिएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने दिन लगे हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ही पूरा सिटिंग चला, ठीक है। जितनी बैठकें चली उसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरा बना, ठीक है। तो 26 लास्ट जो बैठक हुई थी वो हुई थी 26 नवंबर 1949 में हुई थी, ठीक है। और स्टार्ट कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। तो यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरा लगा, ठीक है। ऑन 26 नवंबर 1949 वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि ये लास्ट हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, मतलब इसी दिन क्या हुआ, लास्ट बैठक हुआ, और क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट किया गया। पूछता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट किया गया, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया? तो 26 नवंबर 1946 को किया गया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फुल ऑपरेशन। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ये अडॉप्ट पूछता है कि कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो वो 26 नवंबर 1949 को। कब ऑपरेट हुआ, यानी कि कब ऑपरेशन यानी कब लागू हुआ, कब से फोर्स में कब से आया, तो वो आया 26 जनवरी 1950 में आया, 1950, यानी 26 जनवरी 1950, ठीक है। When the Constitution of India came into force 26 of January 1950, it repealed the Indian Independence Act. अब क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हटाया गया और ये आया पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया फोर्स में। और जो इसमें था अब ये लागू होगा आगे, जितना भी इसके पहले मतलब 26 जनवरी के बाद से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू होने लगा। उसके पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो लागू होता था 1947 का, ठीक है। अब इंडिया सीज टू डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश क्राउन, बिकम द सोवरिन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इसी के बाद 1950 उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यही बोला था कि जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लोगे तब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 वही चलेगा। उसमें क्या लिखा रहता था? डोमिनियन, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश बनाए थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, गवर्नर जनरल। तो क्या था कि उसमें डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश क्राउन बोला जाता था इंडिया को, ठीक है। फिर इसको जब ये आया 26 जनवरी 1950 में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, तब क्या हुआ कि इंडिया में जो डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश क्राउन था उसको हटा करके इंडिया को लिखा गया इंडिया बिकम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। ये चीज लिखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है फंक्शंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या क्या फंक्शन हुआ? तो यही अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग जो राष्ट्रीय हमारा फ्लैग है, झंडा है, उसको कब अपनाया गया? तो ये पूछता है एग्जाम में। तो ये 2 जुलाई 1947 यानी कि 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया इसको, ठीक है। अब पहला जो कॉमनवेल्थ हुआ, देखिए यहाँ पे रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप। कॉमनवेल्थ का जो इंडिया मेंबरशिप कब लेता है? तो मई 1949 में लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950। तो पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी ये प्रेसिडेंट थे। अब इंडिपेंडेंट इंडिया के जो प्रेसिडेंट पहले पहले तो ये कब बने? 24 जनवरी 1950 को बने, ठीक है। नेशनल एंथम को कब और नेशनल सॉन्ग को दोनों को कब अडॉप्ट किया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को। ये याद कर लीजिएगा ऐसे कि 26 जनवरी को भाई हमारा गणतंत्र दिवस है, तो उसमें क्या हुआ कि नेशनल एंथम रहना चाहिए, नेशनल सॉन्ग रहना चाहिए, तो वो 2 दिन पहले अपनाया गया। और 24 जनवरी को प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कुछ कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमेटी और इसके जो हेड है या चेयरपर्सन है उनको पूछ लेता है कि इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे। जैसे स्टीयरिंग कमेटी, इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, ये भी राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग कमेटी, और देखिए होता क्या है, ट्रिक से कुछ याद कीजिए, याद हो जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में हर साल पूछता है लगभग। स्टीयरिंग का मतलब जैसे गाड़ी में जो स्टीयरिंग होता है तो कौन चलाता है? जो आगे बैठता है सबसे, तो हमारे प्रेसिडेंट सबसे हेड है, सबसे ऊपर हैं। तो ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिए। तो स्टीयरिंग कमेटी क्या है? राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग है तो राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये रही राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीनों के हैं राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग। और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी तीनों के राजेंद्र प्रसाद हेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ याद कीजिए। क्रेडेंशियल कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, राधी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। हाउस कमेटी भी पत्ताबाई सीताराम अय्यर थे।
और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के.एम. मुंशी थे इसके। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जी.वी. मावलंकर ये थे इसके हेड। ठीक है, इसको 4-5 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। स्टेट कमेटी इसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए स्टेट कमेटी क्या है कि जवाहरलाल नेहरू क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो सारे स्टेट की देखभाल यही करते थे, तो ये क्या थे, जवाहरलाल नेहरू, इनको स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो गृह मंत्रालय जिनके पास रहेगा वही ये सब चीज देखेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल क्या थे, ये गृह मंत्री थे उस टाइम, तो इनके अंडर ये आया एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, तो ये सारा वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत आया। ठीक है, ये होम मिनिस्टर थे उस टाइम। माइनॉरिटी सब कमेटी तो एस.सी. मुखर्जी थे। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, फंडामेंटल राइट अगर ऐसे आएगा तो वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत था, और फंडामेंटल राइट अगर सब कमेटी आ जाएगा तो वो जे.बी. कृपलानी आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी जो थी, जितनी भी सब है उसको भी याद कर लीजिएगा, गोपीनाथ बारदलोई ये थे इसके हेड। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें जो सारे ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वही वही लिए गए हैं जो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी अब लक्ष्मीकांत पे देखेंगे तो बहुत बड़े में है पूरा लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन आप ये इतना याद कर लीजिएगा, इसमें से कुछ भी मत छोड़िएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना है उसमें से क्या क्या कहाँ कहाँ से लिया गया है, यानी किस किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट बना है, अब देखिए यहाँ पे सारा एक जगह कर दिया गया है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, एक साथ है सारा, याद कर लीजिए कि फंडामेंटल राइट लिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो महाभियोग चला जाता है प्रेसिडेंट पे वो, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, जो प्रोसेस है वो लिया गया यूएस से। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे उप राष्ट्रपति रहते हैं उनके पोस्ट, यानी कि उनका कैसे चुनाव किया जाए, ये चीज यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया गया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रिट्स। रिट्स याद कर लीजिए, रिट्स कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमलिज्म, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली, बाईकैमलिज्म, ये कहाँ से लिया गया है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा जो हमारे यहाँ इस टाइम में है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब ही है लोकसभा, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आएंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जैसे 3 पार्ट आते हैं ना, यहाँ पे देखिए राज्यसभा आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा और प्रेसिडेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर का मतलब राज्यसभा में जैसे नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर, उनका ये लिया गया है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वही चीज है, यहाँ पे नीचे लिखा दिया गया है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आयरिश। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंकरेंट लिस्ट लिया गया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारे मैंने कि जैसे 2 हाउस ज्वाइंट सिटिंग होता है, जो 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में जो ज्वाइंट सिटिंग कब कब होता है, ये चीज लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, तो जो कैनेडियन से लिया गया है, देखिए इसमें याद कर लीजिए, जिसमें सारे में स्ट्रांग रहेगा सेंटर, सेंटर जहां भी स्ट्रांग रहेगा वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, सेंटर की बात करेगा। ठीक है, जैसे फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर। ठीक है, यानी कि इसमें भी पावर है जो सेंटर के पास ज्यादा। अब अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लिया गया है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये थोड़ा अलग है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये चीज लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जब इमरजेंसी आता है, कैसे उस टाइम फंडामेंटल राइट भंग कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ये चीज जर्मनी से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन 2 बार आ गया है, तो पहले ही यहाँ पे था, देखिए
इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आता है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर, रशिया। यानी कि देखिए उस टाइम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर बोला जाता है, नाउ जो कि अभी रशिया है, ठीक है उसको। तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज पूछता है कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसएसआर रशिया से लिया गया है। एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में है ना जस्टिस सोशल, जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये कहाँ से लिया गया, ये सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर रशिया से लिया गया है, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द प्रियम्बल। तो जो उसमें है प्रियम्बल में लिखा गया है आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर है उनका इलेक्शन कैसे होता है, ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है, तो उससे लिया गया है फेडरल स्कीम लिया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर ज्यूडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता है कहाँ से लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, तो देखिए इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी जब आता है तो कितने टाइप की इमरजेंसी अभी हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, तो ये चीज पढ़ेंगे। ये जो है ये कहाँ से लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से लिया गया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा साइमन कमीशन 1927 पढ़ा, फिर उसके बाद उसका विरोध किया गया बड़े लेवल पे, तो हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट 1928 पढ़ा, ठीक है। उसमें किसके चेयरमैनशिप में आया, तो ये मोतीलाल नेहरू, सेक्रेटरी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उनके उसमें आया। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चल रहा है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। अब ये कब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 26 नवंबर 1949 तक ये लागू रहता है, जब तक हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता है, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अडॉप्ट किया जाता है। और उसको ये कब फोर्स में आता है, तो ये फोर्स में आता है 26 जनवरी 1950। तो ये जो 1947 का एक्ट है ये तभी खत्म होता है, उस टाइम जब अडॉप्ट होता है तब नहीं खत्म होता है, 26 जनवरी 1950 को खत्म होता है, ठीक है। फिर तब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो जाता है। कितने कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो 389 मेंबर थे, जिसमें से 296 मेंबर क्या थे, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। और फिर उसके बाद जो बचते थे वो हमारे प्रिंसली स्टेट से आते थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो 389 मेंबर से 299 मेंबर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब इंडिया पार्टीशन कर दिया जाता है इंडिया और पाकिस्तान का, तब इतने ही मेंबर बचते हैं। ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद ये है कि किस किस कॉन्स्टिट्यूट कमेटी पढ़ा सारा, किस कमेटी के कौन हेड हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक था वो था सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा, मतलब क्या क्या इंडिया में कहाँ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। जैसे कि यूएस से फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सब लिया गया है, ठीक है। और भी ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है, इंडियन आयरिश से लिया गया है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर 5 टॉपिक, 5 करके मैं ऐसे 10 से 15 लेक्चर में पूरा कवर करा दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जैसे ये 2 स्लाइड पढ़ा आप लोगों ने, मतलब ये 2 स्लाइड जो है, ये 2 स्लाइड इससे एक से दो क्वेश्चन आ सकता है, और ये 2 स्लाइड इससे एक से दो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है लगभग, इसलिए मैंने इसको बढ़ा दिया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।